हेलो एवरीवन। आज से हिस्ट्री का लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को, जैसे कि मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड का हूँ, 11th स्टैंडर्ड में हूँ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हिस्ट्री जोग्राफ़ी को पढ़ने में लगती है। तो वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो जीएटी का पोर्शन है ना, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो 600 मार्क्स का है। तो अगर मैं देखूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी 20 मार्क्स की है, हिस्ट्री लगभग 15 मार्क्स की आपकी आ रही है। तो काफ़ी वेटेज अच्छा खासा है। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमें सिलेबस है हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ टाइप सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनका जो सिलेबस है बेसिकली 6 to 10 तक की नॉलेज आपसे मांगता है। अब 6 तो हमारी गई लॉकडाउन में, 6 हमें आती नहीं इतने अच्छे से, तो हम 6 to 10 या फिर कोई और क्लास भी नहीं आती हो तो वो हम अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखो 6 क्लास में जो चैप्टर 1 था हमारा, वो था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। एनडीए के पर्सपेक्टिव से हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात बताऊं आपको, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड ही समझ लेते हैं कि आखिर ये हिस्ट्री वर्ड क्या है। तो हिस्ट्री वर्ड्स बेसिकली ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायर या नॉलेज। बेसिकली पर्पस क्या है इसे पढ़ने का? इसे पढ़ने का पर्पस ये है कि अपने अतीत के बारे में हमें जानकारी चाहिए। अब जो है हिस्ट्री विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व। हिस्ट्री हमें हेल्प करता है कि कैसे जो इस समय, जो प्रेजेंट का समय है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, प्रेजेंट में कैसे इवॉल्व हुआ हमारा जो टोटल समय है। अब यहाँ लिखा है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। व्हाट बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि व्हाट से तो है कि क्या हुआ, कहाँ पे हुआ वो जो भी इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे वो इंसिडेंट हुआ और कब हुआ वो इंसिडेंट। तो बेसिकली ये रेफ़र क्या कर रहे हैं, व्हाट हैपन। सबसे पहले ये तो इंसिडेंट को रेफ़र कर रहा है, इंसिडेंट के इंट्रोडक्शन को। वेयर हैपन बेसिकली प्लेस को रेफ़र कर रहा है यहाँ पे। हाउ ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ बेसिकली कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहा है। और व्हेन कब ये हुआ, ये बेसिकली उसके टाइम की बात कर रहा है। तो लगभग इन 4 सवालों से हमारी लगभग हमें पूरा लगभग किसी भी चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे वैन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैन में टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, तो बेसिकली हिस्ट्री में हम टाइम फ्रेम कैसे यूज़ होता है वो बताते हैं। तो हिस्ट्री जो है बेसिकली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइमिंग की सीक्वेंस है एक तरीके से। अगर हिस्टोरियंस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को यूज़ करते हैं अच्छे समझने के लिए। क्रोनोलॉजिकल बेसिकली टाइम सीक्वेंस कि जैसे 2026 से पहले 25 गया, बीत गया, उससे आपसे 20 साल पहले कौन सा साल आया वो आपसे बोल देंगे, 2005 आ गया 2025 से 20 साल पहले। तो यहाँ पर बेसिकली वो है। अब हम जब भी कहीं पे भी पूछते हैं, जैसे कहीं पे भी गांव वगैरह में या कहीं पे भी आज भी हम जाते हैं, तो बोलते हैं कि वो इंसिडेंट कब हुआ, तो उनकी एक बेसिकली हम या फिर हम ही खुद हुए हो तो हम एक, अगर हमें डेट नहीं पता होती है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट पता होना भी बहुत मुश्किल है। उस वक्त डेट का वो सिस्टम नहीं था, हिंदू कैलेंडर का सिस्टम था। तो उस समय क्या होता था, हम यूज़ कर लेते हैं कि उससे कि कोई एक इंसिडेंट हुआ, मान लो बाढ़ हुई, बाढ़ आई, बाढ़ से 3 दिन बाद वो इंसिडेंट हुआ या 3 दिन पहले हुआ, ऐसे कह देते हैं। तो वैसे ही हमने भी एक टाइम ऑफ रेफरेंस, जैसा यहाँ पे बाढ़ को टाइम ऑफ रेफरेंस सेट करा हमने, वैसे ही यहाँ पे भी हमने एक टाइम ऑफ रेफरेंस सेट कर दिया जीसस क्राइस्ट के जन्म को। जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम मान लेते हैं कि वो ज़ीरो है, कि 0 ईयर लेके चलते हैं कि वहाँ से शुरू हुई है। अब उससे पहले जितना भी टाइम बीता है हमारा, वो बिफोर क्राइस्ट बीसी में हो जाता है। और जो उसके बाद है, जो अभी चल रहा है, वो एना डोमिनी होती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अभी चल रहा है 2026 एडी एना डोमिनी। तो यहाँ पे तो देखो एकदम सीधी काउंटिंग चलती है, 1 2 3 4। मगर बीसी में जो होता है यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 100 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट जो है वो ज़्यादा न्यू टाइम है एज़ कम्पेयर टू 200 ईयर्स ऑफ बिफोर क्राइस्ट। बेसिकली इसको एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसे 180 या 0 हमने मान लिया। अब
उससे पहले वाले समय में जैसे नंबर लाइन में -1 -2 -3 है ना, उससे पहले वाले समय में BC बिफोर क्राइस्ट यूज़ हो जाएगा उतने समय पहले। 300 क्राइस्ट के 300 साल 300 अगर मेरे को लिखा है 300 BC, तो इसका मतलब ये होगा कि क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले, और 200 BC का मतलब होगा क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले। तो आप बताओगे कौन सा इसमें ज़्यादा वो पहले आया है, मतलब ज़्यादा पहले आया है, तो 300 वाला ज़्यादा पहले आया है। तो ऐसे यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर बाद में AD एनो डोमिनी तो हमारा नॉर्मल होता ही है। अब लेटर्स विथ डेट्स, तो BC बिफोर क्राइस्ट हमने देख लिया, और AD भी यूज़ होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है जिस ईयर में लॉर्ड का जन्म हुआ उसने साल बाद। तो जैसे ये लिखा है 2020, तो हम 2020 को 2020 AD भी लिख सकते हैं। What can we know about the past, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। आखिरकार लोग क्या खाते थे उस वक्त, क्या तरीके के वो कपड़े पहनते थे, क्या तरीके के घर थे और क्या उनकी लाइफ स्टाइल थी, क्या वो हंटर्स की तरह, हर्डर्स की तरह, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिसंस या म्यूजिशियंस या साइंटिस्ट थे, उनकी तरह रहते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेड, क्या उस समय के जो बच्चे हैं वो कौन से गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे, कौन से गाने गाते थे, ये सब बातें इसमें हैं। तो कहाँ पे लोग रहते थे, तो लोग ज़्यादातर वही एरिया पसंद करते थे लाइक रिवर के बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर, जो भी रिवर का कोई भी आपका मान लो वो होगा तट, उस पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की अच्छी खासी आपको मात्रा मिल जाए, पानी की कोई समस्या नहीं होती है। आप चाहो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हो क्योंकि फर्टाइल लैंड है। इसलिए लोग ज़्यादातर नदियों के पास रहना पसंद करते थे। जैसे कि बात बताऊँ तो ये पूरा जो एरिया था आपका, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का था इंडिया में, जहाँ पे शुरू हुई। बाद में यही इंडस वैली यहाँ पर आ गई गंगा प्लेन्स पर। अब जैसे हम लिख रहे हैं रिवर नर्मदा, तो पीपल जो थे, लोग जो थे, वो नर्मदा के बैंक पे रहना पहले काफ़ी हज़ार साल पहले, काफ़ी हज़ार सालों तक नर्मदा बैंक पे रहने, नर्मदा के जो तट है उस पर रहने लगे एज ए गैदरर्स। गैदरर्स क्या होता है बेसिकली? गैदरर्स वो होते हैं जो कि फूड कलेक्ट करते हैं एनिमल्स को हंट करके। तो सबसे पहले अगर आपसे बोले कि कहाँ पे शुरू हुई थी सिविलाइजेशन, तो काफ़ी हज़ारों साल पहले लोग नर्मदा के पास रहते थे, नर्मदा के तट पर रहते थे। नर्मदा के तट पे ही यहाँ पर आपके पास विंध्या आ गया। यहाँ पर सबसे पहली बार चावल उगा था, सुलेमानी एंड किरथारा हिल्स। तो सबसे पहली बार जहाँ पे गेहूँ उगाया गया, बारले उगाया, गेहूँ और बारले लगभग 8000 साल पहले, वो सुलेमान और ये कौन सा है, खिरथार, किरथार, जो ये आपके माउंटेन्स हैं इस पर उगाया गया। एनिमल्स के भी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पे जैसे ह्यूमंस थे, एनिमल्स भी पाले थे, शीप, गॉट और कैटल्स टाइप। कैटल्स में काओ, बफेलो और विलेज टाइप के भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं। और फिर बाद में अगर हम इंडिया के सबसे, ये जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये जैसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ ईस्टर्न पार्ट पे ये जो गारो हिल्स हैं, यहाँ गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास सेंट्रल इंडिया। तो एग्रीकल्चर जो डेवलप हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन दो जगहों पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हम कह सकते हैं एक तरीके से हमें अवशेष मिले हैं। जैसे कि विंध्यास जो है, यहाँ पे पहली बार हमें चावल उगाया गया था, इसके बारे में पता लगता है। और फिर बाद में रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली वो छोटी नदियाँ होती हैं जिनका एंडिंग, जो बाद में
जो हमारी मेन रिवर है उसका जो सपोर्टिंग रिवर्स होती हैं वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। बेसिकली बाद में इनका जो एंड पॉइंट है वो उस रिवर में ही, मेन रिवर में ही मर्ज हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि 4700 ईयर्स पहले जो था, जो अर्ली सिटीज़ थी वो इन रिवर्स के बैंक पे मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज या सन, तो बेसिकली 2500 ईयर्स पहले जो थी सिटीज़ जो ही वो डेवलप करना शुरू हो जाती हैं। तो जो गंगा के साउथ में हम जानते हैं आज मगध, जो कि अब बिहार में पटना को कह देते हैं, सबसे पहले उसी के अवशेष मिले हैं हमें। जो मगध के रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे। बेसिकली जो चाणक्य आपने सुना होगा, है ना, चंद्रगुप्त, अशोक, इनके बारे में सुना होगा। वो बेसिकली इसी मगध पर राज करते थे। तो यहाँ पे बड़े बड़े किंगडम्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे, राजघराने शुरू हो गए। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे था? तो जो हिल्स या माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स और सीज़। हिल्स तो बेसिकली छोटे पहाड़ हो गए, माउंटेन्स बड़े पहाड़ हो गए, डेजर्ट रेगिस्तान, रिवर नदियाँ, और सीज़ मतलब आप कह सकते हो समुद्र। ये जो थे बेसिकली मेड जर्नीज डेंजर एट टाइम्स। उस समय जो इनमें जर्नी करना था वो बेसिकली डेंजर हुआ करता था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था कभी से कभी तक भी। लोग जो थे लाइवलीहुड की तलाश में इधर से उधर जाने का, ये बेसिकली कारण है कि क्यों जाते थे, लाइवलीहुड के वजह से। सबसे पहले लाइवलीहुड हो सकता है, या फिर जो उनके जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया हो तो उस एरिया को छोड़ना पड़ रहा था, या फिर कनकरिंग लैंड, जो राजा होते हैं वो आक्रमण कर देते थे एक दूसरे पे और लैंड जीत लेते थे। तो जो मर्चेंट्स थे ये तो था बेसिकली कारण किंग्स का, कॉन्करिंग लैंड वाला। नेचुरल डिजास्टर ये नॉर्मल पीपल्स का था जो रहते थे। ये बेसिकली मर्चेंट का रीज़न था कि वो जो था वो कारवान या शिप्स, मतलब कारवान बेसिकली क्या होता है, बंजारे, तो उनके ग्रुप को कारवान्स बोल देते हैं। वैल्यूएबल गुड्स की ट्रेडिंग के लिए जाते थे। रिलीजियस टीचर्स वॉक करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, और स्टॉप होते थे, रुकते भी थे। इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस, मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एक्सपेंशन के लिए जो थे रिलीजियस टीचर भी वॉक करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। और एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर थी। कुछ लोग थे जिन्हें घूमने का शौक़ था, नई चीज़ों या फिर नए जगहों को देखने का शौक़ था, तो वो भी, उनका भी ये कारण था। तो ये कारण हो गए कि अलग अलग प्लेस पे लोग क्यों जाते थे। अब नेम ऑफ द लैंड, बेसिकली जगहों के नाम भी तो होते हैं। तो दो वर्ड्स यूज़ करे जाते थे हमारे कंट्री के लिए उस वक्त, इंडिया या भारत। जो इंडिया है ये कम इंडस वर्ड से आया है, जो कि इंडस वर्ड किससे आया, सिंधु से, जो कि संस्कृत का वर्ड है। क्योंकि ब्रिटिशर्स सिंधु को अच्छे से नहीं बोल पाते थे तो वो सिंधु को इंडस बोल दिया, इंडस से इंडिया बन गया। 2500 ईयर एगो पहले जो थे ईरानियंस और ग्रीक ने जो थी हिंडोस या फिर जो इंडोस रिवर बोलते थे इसको, तो द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो इसलिए जो इस रिवर के बाद जो इंडिया, जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट में, बेसिकली ये जो आपकी इंडस रिवर है, ये देखो ये इंडस रिवर है ना, तो इसका ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट था, इसके एरिया को फिर वो, क्योंकि इंडस के ईस्ट में था ये, तो इंडोस और वो बोलते थे ये हिंडोस, तो उससे ही इसका नाम फिर इंडिया पड़ गया। भारत बेसिकली क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन, भारत बेसिकली क्या था, एक लोगों का ग्रुप था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, जो ऋग्वेद है उसके अकॉर्डिंग। तो उससे, क्योंकि इन्हें पहला भारत का वो कहा जाता है निवासी, तो इसलिए इनका नाम इसी से ही भारत शब्द आ गए, इन भरत से, जो कि भरत क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल्स। ऋग्वेदा जो था ऋग्वेद जो थे वो सबसे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन थी संस्कृत में।
फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में जानकारी लेना, पता लगाना। तो काफ़ी सारे तरीके हैं पास्ट को जानकारी के लिए। या तो कोई आर्कोलॉजिकल सोर्स हो। आर्कोलॉजिकल सोर्स बेसिकली आपका कहीं लिखा हुआ हो किसी पत्थर पे या किसी पत्ते पर, या फिर किसी केव में कुछ बना हुआ हो, ड्राइंग हो, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स हो जाते हैं। या कोई फॉसिल हो, या फिर लिटरेरी सोर्स हो, मतलब लोगों से जो चलती हुई आ रही है, वहाँ के लोगों का जो मानना है वो। तो इसी में ही आर्कोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहला जो हमारा वो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे लीव्स पर लिखा हुआ है। ये कुछ आप देख सकते हो, कोडिंग और वर्किंग जो है वो इन लीव्स पर करी हुई है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, ये वो बुक्स होती हैं जो कि लिखे जाते हैं, काफ़ी साल पहले लिखे गए, इन्हीं को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बेसिकली मेन्यू का मतलब होता है हैंड, क्योंकि ये हैंड रिटन है, लैटिन वर्ड से आया है मेन्यू। तो मेन्यू का मतलब हैंड होता है, हाथ से लिखी गई हैं तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई। ये बेसिकली पाम लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज़, जिन्हें हम बिर्च भी कहते हैं, उन पर लिखा जाता है, जो कि हिमालय में उगते हैं। ये देखो, बिर्च ऑफ बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज बुक्स डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स। जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनका बेसिकली टॉपिक क्या होता था, किंग की कैसी लाइफ होती है, रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, मेडिसिन एंड साइंस, है ना, एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत वगैरह, पोएम्स और प्लेस लिखी हुई होती हैं इनमें। ये बेसिकली ज़्यादातर संस्कृत में लिखी हुई हैं, प्राकृत और तमिल में लिखी हुई हैं। ये बेसिकली प्रिजर्व कहाँ रहती हैं, जैसे मंदिरों जैसी जगहों पर प्रिजर्व रहती हैं, मोनेस्ट्रीज़ जैसी जगहों पर प्रिजर्व रहती थी। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इंस्क्रिप्शन बेसिकली लिखा हुआ होता है, मगर पत्थर पर लिखा हुआ होता है, स्टोन या मेटल पर लिखा हुआ होता है। ये कई बार तो किंग लिखवाते थे ताकि लोग जो हैं वो देख सकें और इन सब नियमों को ओबे कर सकें। इंस्क्राइब्स को कहीं बीच में लगा दिया, सिटी के लोग जाते होंगे, इस पे रूल्स, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स लिख दिए कि ये मानने ही मानने हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रेगाइल होती हैं काफ़ी नेचर में, तो उनका टूटने और प्रिजर्वेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, टूटने का ज़्यादा डर रहता है। मगर ये स्टोन्स टूटने का कम, फ्रेगाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए। तो बेसिकली इसमें जो थे ज़्यादातर किंग्स के रिकॉर्ड्स थे, जैसे उनकी विक्ट्रीज़ या जो उनके बैटल्स थे उससे रिलेटेड। आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन और साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी होती है। प्री हिस्ट्री, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक्सकवेशन साइट्स, जो साइट्स हैं जैसे केव्स है, वहाँ पे आपको ड्राइंग मिल गई जैसे अजंता की केव्स, तो इन साइट्स में एक्सकवेशन करना और फिजिकल रिमेन्स का एनालिसिस करना। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रेक, पेंटिंग, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें उनकी स्टडी करना ही आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, और ये इसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी बोल देते हैं। ये बेसिकली टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स ये ढूंढते हैं। जैसे ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सब यहाँ पे देखो, इनको ये कुछ अवशेष मिल गए हैं। बात करें अगर हम हिस्टोरियंस की, तो हिस्टोरियंस क्या होते हैं, ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑफन बेसिकली कैसे करते हैं, कुछ सोर्सेज को यूज़ करके। वो सोर्सेज बेसिकली लिखे हुए होते हैं, जिनमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं होता, जो ये रिमेन्स मिल जाते हैं, पुराने फॉसिल रिमेन्स मिल जाते हैं, यही आर्कियोलॉजी होता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं आर्कियोलॉजी के, टूल, वेपन, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट और कॉइन, ये सब आर्कियोलॉजी के एग्जांपल हैं। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट बिट बाय बिट। बेसिकली जो भी हम खोज करते हैं ये काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। जो भी हम खोज करते हैं इसमें आर्कियोलॉजी में, चाहे वो अब हो या फिर कई साल बाद हो या कई साल पहले हो, उनको हमें पुराने रिकॉर्ड से जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे मैच करना होता है। हो सकता है कि काफ़ी सारी जो
कहानियाँ हैं वो मैच हों, ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो मैच हुई हैं। तो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ये एक तरीके के डिटेक्टिव टाइप होते हैं। वन पास्ट और मैनी, अब बेसिकली जब ये कई सारे लोगों की अपने अपनी बात होती है, हो सकता है किसी ने झूठ लिखा हो, किसी ने सच लिखा हुआ हो किसी सोर्स में, तो वही बात है कि कई एक से ज़्यादा कहानियाँ बन जाती हैं। फिर तो एक से ज़्यादा कहानियाँ बन जाती हैं तो मतभेद भी हो जाते हैं। वी हैव स्टडीड द वर्ड पास्ट, हमने वर्ड पास्ट के बारे में पढ़ा। इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन इन फैक्ट्स दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे इतिहास अलग अलग लोगों की अपना अपना नज़रिया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर की लाइफ जो होगी वो डिफरेंट होगी किसी किंग या क्वीन के लिए, तो अलग अलग लोगों के लिए अपना अलग अलग पास्ट हो गया। और आज भी अगर हम देखें तो लोग जो हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में रहते हैं कंट्री के। तो एक से ज़्यादा कहानियाँ बननी तो स्वाभाविक हैं ही, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है इंडिया में। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एक पुरानी पेंटिंग है, यहाँ पे कल्चर दिखा रहा है, राजशाही कल्चर। वहीं पर एक किंग की, एक फार्मर की है जो खेत जोत रहा है, तो कहानी भी अपनी अपनी अलग हो गई लोगों की। तो यहाँ लिखा है देयर वॉज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, कि किंग जो थे वो रिकॉर्ड में रहते थे, मगर जो ऑर्डिनरी लोग थे, हंटर, फिशर मैन, फार्मर, ये रिकॉर्ड में नहीं रहे, तो इनकी कहानियाँ दफन हो गई, किंग की कहानी दफन नहीं हो पाई। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, हाँ, हालांकि आर्कोलॉजी हमें ये बताती है जो ये रिमेन्स हैं ये बेसिकली उन्हीं के ही तो रिमेन्स होंगे, उन्हीं की ही चीज़ें होंगी ये सब जो हम आज निकाल रहे हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, है ना, कॉइन्स या पेन्स। तो ये उनके लाइफ्स के बारे में हालांकि आर्कोलॉजी बताती है, और कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स या वो शिलालेख जिन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं वो भी बताते हैं, मगर उनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें अभी भी अननोन है। ये सफिशिएंट नहीं है उनके बारे में जानना, इतना सा। अब रोज़ेटा इंस्क्रिप्शन क्या होता है? रोज़ेटा एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट में है, इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट। नॉर्थ कोस्ट मतलब कि कोस्ट तो होता है बेसिकली आपका जो समुद्र से टचिंग एरिया है आपका, तो नॉर्थ पार्ट जो इजिप्ट का समुद्र से टच है वहाँ पे रोज़ट नाम का एक टाउन है इजिप्ट में। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इंक्लोज्ड इन लिटिल फ्रेम्स कॉल्ड कार्टोची। तो जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स मतलब ऐसे लोग जो बुद्धिमान हैं कौन सी भाषा में, ग्रीक फिगर्स में, तो वो फिगर आउट कर पाते हैं कि किंग्स के और क्वींस के क्या नाम है, क्योंकि उस वक्त लैंग्वेज ही अलग थी, हिंदी नहीं थी। अब हमने पढ़ा थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो ज़्यादातर तमिल और संस्कृत तो खैर आती है, मगर प्राकृत क्या हमें आती है लैंग्वेज, प्राकृत में थी। तो बेसिकली ऐसे भी लोग होते हैं जो इन लैंग्वेज को समझ सकें, उनको 1 मिलियन भी मिलते हैं, 1 मिलियन रुपीज़ भी मिलते हैं उनको एनकोड करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे तो यही बताया है कि जो ये किंग्स और क्वींस के जो नाम्स हैं ये छोटे छोटे फ्रेमों में लिखे हुए होते हैं जिन्हें हम कार्टोच कहते हैं। जैसे ये देखो, ये स्क्वायर पी बना हुआ है, ये सेमी सर्कल टी बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का फिगर ओ है, ये कुछ टाइगर जैसा दिख रहा है एल है, ये एम है, ये फेदर जैसे आई हैं, एल है सॉरी, और ये पूंछ जैसा एस है, ये के है, एल है। तो ये नाम हो गए इनके। अब इसे पढ़ोगे जब आप इनको मैच करके, तो ये क्या आएगा? पीटोलमी, पीटोलमाइस, पीटोलमाइस और कैलियोपेडेट्रा। ये देखो, पीटोलमी और सेलियोपेट्रा। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एनडीए का, हिस्ट्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।